अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पीर का दिन यानी हफ्ते का पहला कारोबारी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है और ये सिलसिला गुज़िश्ता 2.5 से 3 महीने से लगातार चल रहा है। ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है उसके असरात बहरहाल स्टॉक मार्केट पर पड़े हैं, लेकिन उससे पहले ये डिक्लाइनिंग मोमेंट स्टार्ट हो गया था। एक मौके पर अपने ऑल टाइम हाई 190s के अंदर ये इंडेक्स गया और आज हम देख रहे हैं कि उस ऑल टाइम हाई के मुकाबले में तकरीबन 2.5% की ये कमी हुई है और एक दिन के एतबार से ये ज़ाहिर बहुत बड़ी आज कमी है। इंडेक्स में कोई 3791 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद अब ये 161 के अराउंड इस वक्त आ चुका है। तो अब ये अपने ऑल टाइम हाई से इतना पीछे क्यों है? एक कंसोलिडेशन हमें क्यों मार्केट में नज़र नहीं आ रही? अगर आलमी हालात इसी तरह से चलते रहते हैं और ये सिलसिला थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है तो क्या एक बार फिर हम अपनी मार्केट को 150s या 140s में जाते देखेंगे? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों इतना शेकी डे 1 हो जाता है और कोई वीक ऐसा गुजरता है कि कंटिन्यूसली एक डिक्लाइनिंग सिचुएशन मार्केट में चलती है? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब एम आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 3791 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट 3800 पॉइंट्स की कमी, ये 2.5% की कमी एक दिन में, बड़ा झटका है एक हफ्ते के पहले ही रोज़। देखें, बिल्कुल दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो दुनिया भर की मार्केट्स में एवरेज इसी तरह से गिराव जो है वो देखा जा रहा है। और जाहिर है जब ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स जो हैं अनफेवरेबल हैं और आई थिंक ये और कॉशनरी हैं सारे मिडल ईस्ट के लिए, दुनिया भर की मार्केट्स को मोहतात रहने की बातें जब आ रही हैं, जब वॉर की जो मामलात हैं वो जब अपने नए लेवल्स की तरफ मिडल ईस्ट टेंशंस जा रहे हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स उसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। और पाकिस्तान कैपिटल मार्केट जिस तरह से दुनिया भर की मार्केट्स करेक्शन ले रही हैं, आई थिंक कि वहीं पे हमें पाकिस्तान मार्केट्स के अंदर भी जिटरी सिचुएशन नज़र आ रही है। आई थिंक कि इसकी वजह ये भी है कि हमने देखा था कि जो इन्फ्लेशन लेवल्स हैं पाकिस्तान के वो 15.6% तक वीक ऑन वीक चले गए थे। और उसकी वजह ये भी है कि हम देख रहे हैं कि फेडरल बजट काफ़ी डिफिकल्ट साबित हो सकता है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का नया टारगेट 17.1 ट्रिलियन तक आ चुका है, जो कि पिछले साल से जो है 15% से ज़्यादा उसमें इजाफा है। तो आई थिंक कि जो हमारे जो इकोनॉमिक मामलात हैं उसकी अनसर्टेनिटी है, फेडरल बजट को लेके भी अनसर्टेनिटी है, दुनिया भर की जो इन्फ्लेशन जो देखी जा रही है जिसका इम्पैक्ट। तो ऐसा अब ये अभी हमें रिसेंटली IMF की सेकंड ट्रांस मिली, $1.3 बिलियन हमारे पास आए, वो एक बड़ी खबर थी। IMF के साथ बजट नेगोशिएशन भी बेहतर अंदाज से चल रही है। तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा कोई डेडलॉक कोई सूरत सामने नहीं आई कि कोई बड़ी डिमांड हमने रख दी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को पॉजिटिव मोड में नहीं ले जा रही। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मार्केट को फौरी तौर पर एक बड़े डिक्लाइनिंग मोमेंट की तरफ ले जाता है। देखिए, काफ़ी ग्रेजुअल फॉल है, हमारा वन ऑफ फॉल मार्केट्स का नहीं है। आई थिंक अगर आप देखें तो 2% या 3%, 4% मार्केट का गिरना ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम डिस्काउंट रेट को बढ़ा रहे हैं, जहां पे हमारा इन्फ्लेशन 15% से ज़्यादा आ रहा है वीक ऑन वीक, जहां पर हम देख रहे हैं कि फेडरल बजट डिफिकल्ट होता जा रहा है कॉमन मैन के लिए, जहां पर टैक्स कलेक्शन टारगेट जो है बढ़ चुके हैं, ऐसी सूरत में जहां एग्जिस्टिंग टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक कि ये हैरानकुन सिचुएशन तो है, बट जाहिर है इससे पहले पाकिस्तान ने काफ़ी चैलेंजेस को मीट किया है। रेमिटेंसेस के नंबर इंप्रूव होना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ऑल टाइम हाई होना, आई थिंक रुपी स्टेबिलिटी भी एक बहुत अच्छी बात है। और फिर जिस तरह से आपने कहा कि IMF की ट्रांच 1 पॉइंट में मिली, तो आई थिंक कि वो भी एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसको मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कॉशियसली मॉनिटर कर रही है और मार्केट में सपोर्ट भी देखा जा रहा है। सर्टेन लेवल मार्केट में मेजर करेक्शन आता है तो वहाँ रिकवरी भी देखी जाती है। सही। तो अब ऐसे सब ये इन्फ्लेशन रेट और पॉलिसी रेट का बढ़ना तो अब यकीनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आगे की एक्सपेक्टेशन भी यही है, जो फिगर्स जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं मुख्तलिफ इदारों की, वो भी उसको हायर साइड पर दिखा रहे हैं। फिर उसके एक प्रोपोर्शन के तौर पे हमें इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें मिलकर मज़ीद नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट करेंगी। इसका मतलब आगे भी कोई ख़ास कंसोलिडेशन या कोई पॉजिटिव होप्स नज़र नहीं आ रही? देखें, एक्सपेक्टेशन तो हैं, अगर ये कि PSDP की जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, वो अगर डेवलपमेंट बढ़ती है, जो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 4% से ज़्यादा जो है हदफ है ग्रोथ का, आई थिंक कि वो भी एक मुस्बत बात है। और रुपी स्टेबिलिटी होना एक खुद मुस्बत बात है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हम इंडिया में देख रहे हैं। FDI नंबर्स वहाँ पे एग्जिट हो रहा है और पाकिस्तान में FDIs फिर भी आ रहे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से देखें तो हमारे काफ़ी इकोनॉमिक डेटा जो है मुस्बत भी है। जिस तरह पेंडा बॉन्ड का लॉन्च होना, आई थिंक कि वहाँ पर भी
भी एक अच्छी सक्सेस है, एक लो रेट पे हमें डेट मिल रहा है और आई थिंक कि उसको हम अच्छे तरीके से सब्स्टिट्यूट करें हमारे डेट को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कामयाबी भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो आगे बढ़ना है और इससे पहले भी ऐसे चैलेंजेस आए हैं जिसको हमने पॉजिटिवली जो है अबूर किया है। तो होप्स यही हैं कि आने वाले वक्तों में सपोर्ट होगा, FDIs आएंगी, रेमिटेंसेज इंप्रूव होंगे, लोकल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट और कन्वीनियंट होगा और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान जो है इस चैलेंजेस को पॉजिटिवली जो करेगा। और इसमें पाकिस्तान का रोल क्योंकि एज मीडिएटर रहा है इस वॉर सिचुएशन में, तो इसका कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की सूरत में पाकिस्तान को फ़ायदा अब तक हासिल हुआ या आगे हो सकता है? हुआ है, बिल्कुल। आप देखें जो हम की ट्रांच इम्प्रूव होना ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रिकवरेबिलिटी फिर भी जो है वो इन्फ्लेशन लेवल्स पर हैं, हम लोन के साथ, लो इंटरेस्ट रेट के साथ इकोनॉमी को हम थिंक रुपी स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इंडिया में नहीं देख रहे हूँ, डिवैल्यू भी है और 10 वैल्यू हो गई है पिछले 6 महीने में। तो आई थिंक उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसका एक अच्छा मोरका जो है प्रोवाइड कर रहा है और फिर एक बीच में जो हमारा मीडिएटर का जो रोल है उसमें काफ़ी सक्सेसफुली हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके जो है रिजॉल्व किया है और हमारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम 4% तक देख रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। आने वाले वक्तों में मोस्ट प्रॉब्ली हम देखेंगे FDI नंबर्स भी इंप्रूव होंगे, फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो रिमिटेंसेज बढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिल्वर जा रही है। बट भी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है बढ़ रहा है और जाहिर है ऑयल प्राइस तो इसका इम्पैक्ट जो है उनको काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और एक आखिरी सवाल है साहब कि अभी रिसेंटली SECP ने लास्ट 3 ईयर्स का जो डेटा शो किया, 10,000 प्लस कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन हुई जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे सेक्टर्स उसमें कवर हैं और उसमें भी हमने देखा कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर भी उसमें बड़े हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इतनी बड़ी तादाद में कंपनीज़ का रजिस्टर होना, ओवरऑल फिगर 3 लाख से ऊपर जाना। जी बिल्कुल, आएंगे ये तो हाईलाइट कर रहा है रियल एस्टेट लोकली जो है बढ़ रही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेज बढ़ रही हैं। आप देखें कैपिटल मार्केट के जो IPOs आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो रहे हैं ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में। तो आई थिंक सिल्वर लाइनिंग तो मौजूद है बट ज़ाहिर है हमें पॉजिटिव नहीं मिल सकती। दुनिया की जो है वो इसी तरीके से जो है वो बढ़ती है और उसके अंदर ग्रोथ देखी जाती है कि कुछ फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव ज़्यादा कोई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उससे अच्छा होता है। आई थिंक कि पाकिस्तान एक सही शिफ्ट में हमें चैलेंजेस हैं तो क्राइसिस के, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के जो हमसे रिलेट नहीं करते। तो आई थिंक कि हम उन चैलेंजेस को होपफुली जो है वो पॉजिटिवली अगर हम डील कर लेते हैं, नंबर्स भी इंप्रूव होंगे, FDIs भी इंप्रूव होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टूरिज्म भी इंप्रूव होगा। तो काफ़ी होप्स है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी तो उससे जनरल जो है वो परसेप्शन पाकिस्तान को और इंप्रूव होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे प्री बजट और पोस्ट बजट का एक सवाल रह गया था, ज़रा ये कैसे मार्केट बिहेव करेगी बजट से 2-4 दिन पहले, चूँकि अभी पूरा ऑलमोस्ट वीक ही नेक्स्ट वीक छुट्टियों में गुजर जाएगा, उसके फौरी बाद बजट है। तो ये बजट से पहले और फिर बजट के बाद मार्केट कैसा बिहेव करेगी? उस दौरान भी ये आलमी हालात ही इस पर असरअंदाज होंगे या फिर ये रिलेटिवली थोड़ी सी इसमें तेज़ी आ सकती है? देखिए प्री बजट अनसर्टेनिटी तो होती है, जितना मामलात जो हैं जितने ज़्यादा डिस्क्लोज होंगे गवर्नमेंट से उतना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिवाइव होगा। आई थिंक कैपिटल मार्केट के टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, सुपर टैक्स, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर जो है मोरक़ात जो हैं जिनके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आई थिंक कि PSD के जो कमिटमेंट्स होंगे, डेवलपमेंट के कमिटमेंट, आउटलेज, प्रोविंशियल जो टैक्स टारगेट्स होंगे, सारी चीज़ें डिटर्मिन करेंगे मार्केट के नेक्स्ट डायरेक्शन को। तो वी लुक फॉरवर्ड, इससे पहले अच्छे वक्त आए हैं पाकिस्तान के लिए, वी लुक फॉरवर्ड आगे भी अच्छे वक्त आएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली कॉमन मैन के लिए जो है अच्छी एक्टिविटी या अच्छी जो है वो डिसीजंस लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहंदी CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। एक्सपेक्टेशन उन्हें बड़ी बेहतर है, लेकिन अब देखते हैं कि इस बजट में क्या निकल कर सामने आता है और हुकूमत कितना रिलीफ आवाम को देने में कामयाब होती है। और अब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इस बार यानी इस फ्राइडे को 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की थी, लेकिन हमने देखा था कि जेट फ्यूल की कीमत में 111 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा की बड़ी कमी की गई। यानी हुकूमत ने महंगी सवारी को, सबसे महंगी सवारी को सस्ता कर दिया और मोटर बाइक और रिक्शे जैसी सस्ती और आम सवारियों को महंगा ही रखा है। अब बहरहाल नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल इस वक्त 409 रुपये से भी ऊपर पर लीटर है, हाई स्पीड डीजल भी 409 से ज़्यादा 1 लीटर का हो गया है, जबकि जेट फ्यूल सिर्फ 330 रुपये फ़ी लीटर की कीमत पर आ गया है। अब हुकूमत का दावा है कि यह कमी आलमी तेल की कीमतों और हुकूमती रिव्यू मैकेनिज्म के तहत की गई है। अब इसी तरह
हुकूमत ने अमीरों को तो बड़ा रिलीफ दे दिया, लेकिन गरीबों को महंगाई की चक्की में एक बार फिर बुरी तरह पीस डाला है। अब एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए की मामूली कमी से आम कंज्यूमर्स को एक सो कॉल्ड रिलीफ भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से लेकर अशियाए खुरनोश और के डिलीवरी अखराजात में असल प्रेशर अब भी मौजूद रहेगा। पेट्रोल की 1 लीटर कीमत इस वक्त तकरीबन 409 रुपए से जायद है, जिसमें लेवी मार्जिन और टैक्सेस मिलाकर ही फी लीटर 129 रुपए की मद में गरीब आवाम अदा करती है, जो पेट्रोल और डीजल की कुल कीमत का 30 से 32% होता है। जबकि जेट फ्यूल, जिसकी फी लीटर मौजूदा कीमत सिर्फ 330 रुपए है, उसमें 6 से 7% टैक्सेस और मार्जिन होते हैं। अब इस तरह एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स 129 रुपए लगता है, जो बाकी ड्यूटीज़ हैं वो इसके अलावा हैं। इसके मुकाबले में जेट फ्यूल पर टैक्स तकरीबन 23 रुपए है। यूँ पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में जेट फ्यूल का फ़र्क 80 रुपए फी लीटर है, यानी ये 80 रुपए फी लीटर सस्ता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में डीजल सिर्फ गाड़ियों का फ्यूल नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर के साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। ट्रक से लेकर बसें और फिर ट्यूबवेल से लेकर ट्रैक्टर सभी डीजल से चलता है। यहाँ तक कि जब फसल तैयार होती है तो मार्केट तक उसकी सप्लाई भी डीजल गाड़ियों पर ही होती है। इसलिए अगर डीजल महंगा होगा तो फिर सब्जी के साथ आटा और चीनी, इसके अलावा दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए की कमी से आवाम को एक वक्ती नफसियाती रिलीफ तो मिल सकता है, यानी सिर्फ यह आदाद शुमार का हेर फेर तो कहा जा सकता है, मगर महंगाई में कोई नुमायां कमी नहीं होगी। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफे से आम आदमी की सवारी, चाहे वो बस हो, रिक्शा हो, बाइक हो या छोटी कार हो, उनके रोज़ाना के खर्च में बहुत इजाफा हो जाता है। दफ्तर आने जाने के खर्चे में भी इजाफा होता है। ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसके लिए हुकूमत की तरफ से कोई फौरी रिलीफ सामने नहीं आता, और अगर हुकूमती रिलीफ मिलता भी है तो इतना कम कि जिसको कंसीडर भी करना रिलीफ जैसे लफ्ज़ को ही शर्मिंदा कर दे। हुकूमती ऐलान के तहत मोटरसाइकिल सवारों को महीने भर में 2000 रुपए का रिलीफ इसकी एक मिसाल है, जो सिर्फ चंद हज़ार लोगों को ही मिल रहा है। लेकिन इसके बरक्स जेट फ्यूल में बड़ी कमी एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के मुताबिक फ्यूल किसी भी एयरलाइन ऑपरेटिंग अखराजात का तकरीबन 25 से 30% होता है। इसलिए जेट फ्यूल सस्ता होने से फ़ज़ाई कंपनीज़ के खर्च कम होंगे और आइंदा हफ्तों में अंदरूने और बैरूने मुल्क फ़ज़ाई टिकट्स की कीमतों में भी अच्छी खासी कमी आ सकती है। जहां जेट फ्यूल की कम कीमत से कुछ भी सस्ता नहीं होता, वहां रिलीफ मिलता है तो जहाज़ में सफ़र करने वाले वज़ीर, मुशीर, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट किंग्स को। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करने वालों को क्या किसी रिलीफ की ज़रूरत है भी? इस रिलीफ को क्रॉस सब्सिडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एडजस्ट करना क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होता? जो 111 रुपये यहाँ कम हुए, वो 50-50 रुपये यहाँ पर अगर कम कर दिए जाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। अब आगे का हाल क्या है? माहिरीन ने बता रहे हैं कि अभी भी मशरिक़ वस्ता में हालात चूँकि कशीदा हैं, तो आलमी तेल की जो मार्केट है वो और फिर रुपए की कदर अब भी बड़े ख़तरात हैं। अगर आलमी मंडी दोबारा ऊपर जाती है तो आवाम को ये 5 खुशी ज़्यादा देर याद नहीं रहेगी, और अभी देखना है कि अगले जुमे को इसमें कुछ मज़ीद कमी की जाती है या फिर ईद से पहले एक नया तोहफ़ा आवाम को दे दिया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि ईरान और अमेरिका की जंग के असरात हमने देखा कि सोने और चांदी की कीमत पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़े, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, इंटरनेशनल प्राइस हो या लोकल प्राइस हो। महसूस ऐसा हो रहा था जब इस जंग का आगाज़ हुआ कि शायद इस साल के आगाज़ में जिस तरह गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर गया, तो शायद इस जंग के नतीजे में वो मज़ीद ऑल टाइम हाई पर जाएगा और साल के एंड के जो फिगर्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, वो शायद बहुत जल्दी ये क्रॉस कर लेगा। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे जैसे जंग में तेज़ी आई, जंग में शिद्दत आई, उसके बाद जंगबंदी हुई, तो वो हालात सोने की कीमतों पर बराह रास्त असरअंदाज नहीं हुए। पिछला हफ्ता भी हमने देखा एक डिक्लाइनिंग मोमेंट, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड सोने की कीमतों में रहा। एक मौके पर पाकिस्तान में जो कीमतें 6.25 लाख रुपए पर पहुंच गई थी, अब वो 5.5 लाख रुपए पर वापस आ चुकी हैं। सिल्वर जो कि एक मौके पर 12-13 हज़ार रुपये को भी क्रॉस कर चुका था, वो अब 8 हज़ार रुपये पर तोला पर आ चुका है। तो अब मार्केट में एक ठहराव किसी हद तक आया है। इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस भी अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई 4,557-58 डॉलर्स पर ऑन्स हैं, और फिर जो इस वक्त सिल्वर के प्राइस हैं वो भी $77 के अराउंड इस वक्त मौजूद हैं। तो ये एक ठहराव की कैफियत आई है। अब अगर ये जंग रुकती है या ये प्रोलॉन्ग होती है तो दोनों सूरतों में क्या ये गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस इसके ऊपर जाएंगे, सिल्वर क्या मज़ीद ऊपर जाएगा, जो डिमांड पहले थी वो मज़ीद बढ़ेगी, या फिर ये सूरत हाल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी? इमरान खान टिसोरी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान
साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सिचुएशन किस जानिब जा रही है? जंग होते तो ये कोई पहले ये 1 महीने तक रही, फिर अब ये सीज़ फायर को भी ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पर। क्या वजह है इसकी? जी मेरे बाब साहब, देखिए हम पहले भी इस चीज़ पे बात करते रहे और सबकी ऑलमोस्ट एक प्रेडिक्शन यही थी कि अगर ये ईरान और अमेरिका की वॉर होती है तो उस सूरत में ज़्यादातर लोग जो है मार्केट को काफ़ी ऊपर ही देख रहे थे और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 6,000-7,000 तक भी मार्केट जो है वो टच कर सकती है और दुनिया भी इसी तरीके की जो है वो इंटरनेशनली रिपोर्ट्स भी चल रही थी। बट उसके बिल्कुल डिफरेंट सामने चीज़ें आई और गोल्ड एज एक्सपेक्टेशन जिसने ऊपर जाने की तरफ देख रहे थे कि वो नीचे की तरफ जो है वो गोल्ड आया। अच्छा, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में मैं जो समझता हूँ कि इस वक्त देखें दुबई से पूरी दुनिया का गोल्ड का काम जो है वो 60 से 70% काम जो है वो दुबई के थ्रू ट्रेड हो रही है और शायद वो 70 से 80% भी शायद हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जब ये ईरान और ये सारी खलीज ममालिक में जो ये वॉर छिड़ी है उसकी वजह से गोल्ड का काम, जो बुलियन का काम है, वो काफ़ी अफेक्ट हुआ, जिसकी ट्रेडिंग में मैं समझता हूँ कि बड़ा फ़र्क आया क्योंकि मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रीज से गोल्ड वहाँ से दुबई की तरफ जो आता था गोल्ड जो है, और वो वहाँ पे डिफरेंट रिफाइनरीज में गोल्ड जाता था और वहाँ से वो ट्रेड होके डिफरेंट कंट्रीज में हॉल मार्किंग होके जाया करता था। वो काम काफ़ी अफेक्ट हुआ है। जो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो इस वजह से ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि ये 1-1.5 महीने 2 महीने काम जो है बड़े एक्सट्रीमली तरीके से इफेक्ट में रहा। ये एक बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ। दूसरा रीज़न देखें, इस वक्त जो है यूएस के अंदर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अगर इंटरेस्ट रेट जो है अच्छे रहेंगे तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो उधर चले जाती है डॉलर की तरफ जो है, और अगर वो इंटरेस्ट रेट उनके नीचे आते हैं तो उस पर फिर जो है वो लोग जो है गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो ये 2 बड़े रीजंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो गोल्ड की रेट को जो है वो रोकी हुई है और आने वाले दिनों में ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और हालात अगर बेहतर होते हैं कुछ सिचुएशन ताकि लॉन्ग टर्म अभी तक लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, जब तक ये सीज फायर का जो है फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ ये हालात अभी इसी तरीके से रहेंगे और मार्केट में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, मार्केट इसी रेट्स पे जो है वो प्ले करती रहेगी। सही, यानी जो 2026 के एंड तक की जो प्रेडिक्शंस थी कि कोई 6 लाख के अराउंड गोल्ड पहुंच जाएगा, कुछ $6,000 को टच कर लेगा, फिर सिल्वर भी कोई $150 के अराउंड पहुंच जाएगा, अब वो सफ़र ये साल चूँकि ऑलमोस्ट आधा गुजर चुका है तो वो बड़ा लंबा ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, चूँकि इस जंग को भी फौरी तौर पर कोई अभी फ़िलहाल तो ज़ाहिर कोई एग्रीमेंट होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर 2-3 महीने मज़ीद ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है तो फिर ये फिगर्स यहीं पे स्टैटिक ही रहेंगे। जी, जैसे मैंने यही बताया आपको कि दुबई इस वक्त मेन मार्केट है गोल्ड की ट्रेडिंग की दुनिया में और 70 से 80% ट्रेड माल वहाँ से हो रहा है और अभी तक जो है आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है वो चीज़ें चल रही हैं वॉर से रिलेटेड। जब वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड के रेट उस पर बड़ी हाईली अफेक्ट करेंगे। ईदर मार्केट कुड गो अप, ईदर मार्केट कुड गो डाउन, इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और इमरान साहब, जो सिल्वर को वाइट गोल्ड कहा जा रहा था, उसको ये कहा जा रहा है कि गोल्ड तो अब ज़ाहिर है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रेंज से आउट हो गया, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही थी, डिमांड बहुत बढ़ गई थी और रीज़न ये था कि इंडस्ट्री में उसका यूज़ अब बहुत बढ़ चुका है, तो अब वो बढ़ती हुई डिमांड भी उसकी कीमत को नहीं बढ़ा पा रही, उस पर भी ये जियोपॉलिटिकल हालात इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं। देखिए, मैं सिल्वर का थोड़ा सा डिफरेंट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये अभी जो डिक्लाइन आया है मैं समझता हूँ ये टेम्परेरी है और सिल्वर ने वापस देखें ऊपर ही जाना है और मैं बल्कि सिल्वर को हमेशा जब भी मुझसे कोई चीज़ लोग पूछते हैं मैं यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद सिल्वर कुड क्रॉस 12 to 15,000 के दरमियान भी जा सकते हैं। अभी आज जैसे मार्केट 8,600 समथिंग पाकिस्तान में चल रही है और पिछले 1-2 महीनों से जैसे आपने भी बताया कि डिक्लाइनिंग की तरफ है, बट मैं समझता हूँ कि सिल्वर इज़ अ टोटल डिफरेंट मार्केट। आपको पता है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और सारा कुछ है, बट सिल्वर ने इवेंचुअली ऊपर आना है और आप देखेंगे आने वाले 1.5-2 महीनों में मार्केट में जो है वो इसका चढ़ाव आएगा, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में। सही। अच्छा, अब ज़रा हम पाकिस्तान के बिज़नेस को अगर इससे थोड़ा सा कनेक्ट करें तो पाकिस्तान में इसकी ज़ाहिर एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं होती, हमारी एक्सपोर्ट का कोई ख़ास फिगर इसमें नहीं है, तो हम अपनी इस ज्वेलरी एक्सपोर्ट को या गोल्ड और सिल्वर को वैल्यू एडिड तरीके से कन्वर्ट करके ये ऐसे कोई प्लान इस वक्त हैं कि थोड़ी सी अपनी एक्सपोर्ट को भी हम नंबर्स को, फिगर्स को बढ़ा सकें? जी अरबाब, मैं इस वक्त इस्तांबुल में टर्की में हूँ और यहाँ पे मेरी इसी
यहाँ के जो ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन है, चैम्बर है, फेडरेशन है, उनसे यहाँ 2-3 दिन मेरी मुलाकातें हैं। इवन पाकिस्तान के काउंसिल जनरल से भी मेरी मुलाकात यहाँ पे 20th को है। तो यहाँ पर देखें, हम इसीलिए काम कर रहे हैं इस पे कि पाकिस्तान से जो है एक्सपोर्ट जो है हमारे नंबर्स बढ़े, जिसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत हमारे मुल्क को है। और इसमें वैल्यू एडेड जितना भी हो सकेगा वो इंशाल्लाह होगा, और उम्मीद है कि हम जो है ये नई मार्केट्स को जो है वो टेक ओवर करेंगे। सही। और ये ज़ाहिर है इस्तांबुल के अलावा और चूँकि अभी तो गल्फ़ कंट्रीज़ में हालात बड़े डिस्टर्ब हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिकवरी दोबारा शुरू होगी, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में या दीगर ममालिक में भी हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बढ़ सकती हैं। देखिए काम तो अभी भी हो रहा है इवन आफ्टर ऑल दीज क्राइसिस, बट ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि टर्की की मार्केट जो है वो इस सिचुएशन के बाद जो है वो काफ़ी डाइवर्जन आई है, और लॉट ऑफ पीपल उधर से भी डिमांड पाकिस्तान में बहुत आ रही है ज्वेलरी से रिलेटेड जो है। और सिर्फ यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे इवन टर्की जो है, इवन इनकी जो मशीनरीज है रिलेटेड टू ज्वेलरी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में जो है हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं ताकि इसका इफेक्ट हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे पड़े और हमारे नंबर्स जो है इंक्रीज हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान टिसोरी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर ट्रेडर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट वॉल्यूम 17.1 खरब रुपए से ज़ायद रखने का एस्टिमेट दिया है, और साथ ही पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1.73 ट्रिलियन रुपए और FBR टैक्सेस का हदफ 15.27 खरब रुपए मुकर्रर करने का हदफ सामने आया है। अब ये अहदाफ सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बल्कि सख्त माशी शराइत की भी अलामत हैं। हुकूमत ने IMF के साथ 860 अरब रुपए के नए टैक्स और इन्फोर्समेंट इकदाम पर भी इत्तेफाक किया है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी में इजाफा बराह रास्त महंगाई पर दबाव डालेगा। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन ज़्यादातर डीजल पर रिलाई करती है, इसलिए फ्यूल महंगा होने से किराए के साथ खुराक और फिर उसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी होने का खदशा बढ़ जाएगा, बल्कि यकीनी तौर पर ये महंगी होंगी। अब टैक्स हदफ को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाना भी एक अहम पेशरफ्त है। इसका मतलब यह है कि अगर FBR मुकर्ररा टारगेट हासिल ना कर सका तो पाकिस्तान को IMF से बाकायदा वेवर मांगना पड़ेगा। अब इससे हुकूमत पर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का दबाव मजीद बढ़ेगा। इकॉनमी के कई सेक्टर्स इस पॉलिसी से मुतासिर हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर फौरी तौर पर दबाव में आएगा क्योंकि डीजल कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल के साथ ट्रैक्टर और फिर फसलों की ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्शन कॉस्ट और फिर इसके साथ एक्सपोर्ट कंपेटिबिलिटी मुतासिर हो सकती है। अब ऐसे में छोटे कारोबार सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे क्योंकि उनके पास कॉस्ट बर्दाश्त करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। IMF ने यह भी निशानदेही की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एग्रीकल्चर का हिस्सा तकरीबन 24.6% है, लेकिन उस पर मौसर टैक्स सिर्फ 0.3% है। इसी तरह हुकूमत की इनकम का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस से जुड़ा हुआ है। अब यही वजह है कि आने वाले बजट में आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ मजीद बढ़ने का इम्कान है। अभी कितना चैलेंज हो सकता है, IMF इस वक्त कितना रिलीफ पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को दे सकता है, या हुकूमत उनसे कितना उन्हें कन्विंस कर सकती है आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। अब फ़ारूक साहब, ये जो 2000 अरब के तकरीबन नए टैक्सेस, पिछला हदफ कोई 14,000 कुछ अरब का था, उसको रिवाइज़ करवाया गया, 13,000 अरब पर लाया गया। वहाँ भी 600-650 का शॉर्टफॉल जिसको लेवी की मदद से पूरा किया जा रहा है, तो ये अब तो 15,000 अरब से भी ज़्यादा का टारगेट रखा जा रहा है। कहाँ से पूरा होगा? जी 2-3 सवाल इकट्ठे पूछे हैं आपने। पहला तो मैं समझता हूँ कि IMF जो इदारा है, आलमी मालियाती इदारा, उसको समझने की ज़रूरत है, जो बड़े वाज़ेह तौर पे है कि इस वक्त हम उसको सही तरह पे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए 80 साल से ये इदारा जो है वो ऑपरेटिव, लगभग 890 प्रोग्राम इसने दिए हैं, जो 191 इसके मेंबरान। उन 890 प्रोग्राम्स में से 24 प्रोग्राम पाकिस्तान को मिले हैं, और 24 प्रोग्राम्स का जो नतीजा है वो हमारे सामने है। क्योंकि ये इदारा बनाया गया था कि जो मेंबर ममालिक डॉलर में जिनकी शॉर्टेज शुरू हो जाए, वहाँ पे आप समझिए कि इनका एक इमरजेंसी रूम है, और ये जो बीमार मईशत है जिसके पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, उसको ये इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन सप्लाई करता है।
अब ये तवक्को कर लेना कि ये बीमार मईशत IMF के इमरजेंसी रूम में जाएगी और फिर ऑक्सीजन के नतीजे में एक तंदुरुस्त और तवाना मईशत सामने आएगी, ये तवक्को रखना हमारी गलती है। ये IMF के चार्टर के अंदर ऐसी कहीं कोई चीज़ नहीं लिखी। ये IMF की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके जो मेंबर ममालिक हैं उनकी मईशत को सीधी राह पे किस तरह चलाना है। ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की, अपने मेंबर मुल्क के, अपनी सियासी क़यादत की, अपनी माशी क़यादत की। तो 24 दफ़ा हम ये तवक्को कर चुके हैं और अब भी बैठे हैं कि शायद जो नया प्रोग्राम होगा जिसका हम हिस्सा बनेंगे तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। तो ये मामला IMF ने हल नहीं करना, ये पाकिस्तान की अपनी सियासी और माशी क़यादत ने हल करना। अब होता ये है कि मैंने पिछले 80 साल की जो तारीख पढ़ी है IMF के हवाले से, बहुत सारे ममालिक, ख़ासतौर पे अफ्रीका के कोई बड़े ममालिक जो हैं उन्होंने ये जान लिया और फिर उन्होंने अपना माशी प्लान जो है वो IMF की टीम के सामने रखना शुरू किया। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहता है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास अपना कोई माशी प्लान नहीं होता तो फिर जो भी शर्त लगाई जाती है IMF की तरफ से वो हमें कबूल कर लेना पड़ती है। और IMF का पिछले 80 साल से जो फोकस रहा है वो टैक्स और मजीद टैक्स पे रहा है और उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर आप मईशत के ऊपर टैक्स और मजीद टैक्स डालते हैं तो उसकी जो मईशत के पहिए की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है और उसके नतीजे में फिर बेरोजगारियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर उसके नतीजे में महंगाई शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान की सियासी और माशी क़यादत का ये फ़र्ज़ है कि IMF का सही जो चार्टर में उनकी जिम्मेदारी लिखी है उसको जान लें और ये IMF का जो फोकस है, सोल फोकस टैक्स के ऊपर, इसके ऊपर अमल दरामद करने के नतीजे में आज तक कोई मईशत भी सीधी राह पे नहीं चली। तो फारूक साहब, ये तो बड़ा गोल्डन चांस था पाकिस्तान के पास इस वक्त, जब पाकिस्तान एक दुनिया की तीसरी जंग अजीम को रुकवाने में अभी कामयाब रहा है। मीडिएशन बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान ने की है, दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान पर ट्रस्ट है। तो इनमें कई ऐसे ममालिक भी हैं जिनका अच्छा खासा असर रसूख इस वक्त IMF पर है, उनके ज़रिए कहीं कोई इन टर्म्स को, इन शराइत को कुछ तो नरम रखा जा सकता था। चूँकि दुनिया के हालात जिस तरह बाकी मईशतों पर असरअंदाज हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान पर असरअंदाज हुए हैं, चूँकि रिलेटिवली कमज़ोर मईशत थी हमारी। तो ये फ़ायदा उठाने में पाकिस्तान नाकाम रहा है क्या इसका माशी ट्रैक पर? जी, जिस तरफ आप जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है मोनेटाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है, यानी आपने सफारतकारी को मोनेटाइज करके अपने मुल्क का कोई माशी फ़ायदा अक्स करना होता है। इसका जो बेहतरीन मॉडल सामने आता है वो पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान स्विट्ज़रलैंड का मॉडल सामने आता है। उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी और दोनों तरफ जो हरीफ थे, चाहे वो पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, उनके सारे मरासले, उनके मैसेजेस वो स्विट्ज़रलैंड के थ्रू गुजर के जाते थे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने ये किया कि उन्होंने ये शर्त भी लगा दी कि अगर आपके मरासले और मैसेजेस हमारे थ्रू गुजर के जा रहे हैं तो आपकी जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी स्विट्ज़रलैंड से गुजर के जानी चाहिए। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कमज़ोरी रही है। सफारतकारी हमने बहुत खूबसूरत की है। पिछले 80 साल में, 78 साल में जब से पाकिस्तान बना है, जिस सफारतकारी के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा नज़र आता है वो मैंने पहले नहीं देखा। लेकिन उसकी जो दूसरी लेग है वो होना चाहिए थी मोनेटाइजेशन, यानी कि कोई माशी फ़ायदा। और माशी फ़ायदे बहुत सारे सामने आ सकते हैं। अब देखिए कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ और बॉर्डर के उस पार कोई 208 बिलियन बैरल तेल के पड़े हैं। बॉर्डर के उस पार कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी है। और आप सोचिए कि ये सब सस्ती गैस, सस्ता तेल ये पाकिस्तान भी आ सकता है। पाकिस्तान से गुजर के भारत और चीन भी हम पहुंचा सकते हैं। उसकी बिलियन डॉलर की ट्रांजिट फी भी सामने आ सकती है। तो आपका इशारा दुरुस्त है, जो मोनेटाइजेशन है, माशी फ़ायदा, उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब फारूक साहब, ये जो अगले साल फिस्कल ईयर का जो पेट्रोलियम लेवी का टारगेट है ये 1.73 खरब रुपए का, तो इसका मतलब अगले साल भी पेट्रोल पर पूरे 12 महीने 120-130 रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी के लगे रहेंगे। यानी ये पेट्रोल कुछ
बहुत भी अगर नीचे आ गया तो शायद ये कोई 400 के आसपास ही रहेगा तब भी, चूँकि ये एक 125 रुपये का इजाफी बोझ तो हर शख्स अपनी जेब से अदा कर रहा होगा। जी, ये पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोल की कीमत का हिस्सा बना दिया जाता है तो आप समझिए कि इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी कि आपकी और मेरी ज़िंदगी की एक परमानेंट जो है वो महंगाई बन जाता है। क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं है, ये फिर ट्रांसपोर्ट में जाता है और फिर ये हमारे और आपके किचन तक पहुंच जाता है। अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद से जो दादोशुमार दिए हैं वो कह रहे हैं कि 42% जो है वो प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है, कोई 30% जो है वो आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो पेट्रोल की कीमत का है, और पेट्रोल की कीमत के अंदर बहुत बड़ा रोल जो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो पेट्रोलियम लेवी का है। तो ये पेट्रोलियम लेवी अगर परमानेंट हिस्सा बन जाती है तो फिर आप सोचिए कि ये परमानेंट महंगाई जो है वो सामने आएगी। और यहाँ पे एक मेरा इख्तलाफ ये है कि बयानिया ये चल रहा है कि क्योंकि FBR टैक्स कलेक्ट करने में फेल हो जाती है इसलिए हमें पेट्रोलियम लेवी लगाना पड़ रहा है। मेरा जो स्टडी है इस बारे में वो बताती है कि ये पेट्रोलियम लेवी 2022 में कोई 10 रुपये लीटर था और आज ये पहुंच गया है 117 रुपये लीटर। और 2022 से जो हमारा कैपेसिटी पेमेंट की जो क्वांटम है वो एकदम एक्सप्लोड किया है, बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये पेट्रोलियम लेवी जो हुकूमत वसूल कर रही है ये एक्चुअली जो कैपेसिटी पेमेंट है हमारे बिजली के शोबे में उसकी वजह से इनको ये बढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है वो अगर आप 2006-2007 के साल में चले जाएं तो उस वक्त टैक्स की जो हद रखा गया था हुकूमत की तरफ से वो 1000 अरब का था। अब आप बता रहे हैं कि वो 17,000 अरब पे पहुंच गया। पिछले साल हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि 14,000 अरब इकट्ठा कर लिया गया है। तो इसका मतलब कि टैक्स तो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये इल्ज़ाम FBR के ऊपर लगाना मैं समझता हूँ कि अदाद शुमार की बेस के ऊपर नहीं है। FBR ने 1000 अरब इकट्ठा किया था आज से 20 साल पहले और अब वो 14,000 अरब पे पहुंच गया है। मैं समझता हूँ कि उसकी कारकर्दगी बेहतरीन जा रही। तो फर्ज साहब, ये मामला FBR भी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर ही टैक्स रेट मजीद बढ़ाकर उनसे ही मजीद टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। शायद वो जो नेट नहीं बढ़ रहा या वो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स की तादाद नहीं बढ़ रही, शायद वहाँ पर इशू है FBR का। जी, अब देखिए, इसमें एक ख़ास तफरीक है। एक है टैक्स की अमाउंट और दूसरा है टैक्स का जो है टैक्स के अंदर से इस्लाहात या फेयर इम्पोजिशन जिसको हम कहते हैं ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्स की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, जो रुपीज़ है वो मैं समझता हूँ कि वो इकट्ठी हो रही है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिन लोगों से इकट्ठा करना चाहिए उन लोगों से नहीं हो रही, और जिसको वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि रिग्रेसिव टैक्सेशन, अब जालिमाना टैक्सेशन उसको कह सकते हैं कि वो जितनी गरीब तरीन फैमिलीज हैं पाकिस्तान में, ख़ानदान है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी। अब देखना ये है कि जैसे जैसे ये बजट करीब आता है तो क्या हुकूमत की इस वक्त हिकमत अमली है और पाकिस्तान के एक आम आदमी को क्या वाकई इससे रिलीफ मिलता है। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोलियम लेवी के नंबर्स को देखकर, टैक्सेस के नंबर्स को देखकर, ना सिर्फ डायरेक्ट बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी इस बार भरमार होगी। बहरहाल फिर भी उम्मीद यही रखते हैं कि शायद पाकिस्तान के एक आम आदमी को हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।